बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम व्यूअर्स वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट विद वकार एंडरसन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इज करंटली इन पाकिस्तान फॉर अ टेस्ट एंड T20 सीरीज। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज है और मेरे साथ आप डिस्कस करने के लिए लाइव फ्रॉम दुबई वकार। क्या कहते हैं वकार, आप कल क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। कल मैच होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है। आपको पता ही है, कल टेस्ट मैच है, पहला पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का। और मुझे पता है आप मेरे से ज़्यादा शौकीन है इस टाइम क्रिकेट के। मैं तो जितना पहले फॉलो करता था अब उस तरह से रिलीजियसली अब क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड सीरीज़। पाकिस्तान रिसेंटली न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। उसकी जो भी वजूहत थी, खैर मैं समझता हूँ कि वो सीरीज़ क्लोज हो सकती थी अगर हमारी फील्डिंग उसमें बेहतर होती तो। लेकिन इस सीरीज़ में मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देगा ओवरऑल। लेकिन तो अगर आप बाबर के आने के बाद आप क्या सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से फर्क पड़ेगा बाबर के आने से? देखें, पहली बात तो ये हसन कि एक प्लेयर के होने या ना होने से बहुत फ़र्क नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे शुरू से ही क्रिकेट में यही मसला रहा है कि हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो बाबर के आने से नो डाउट बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ देखें तो कोहली के ना होने से इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट कोहली के होते हुए वो टेस्ट मैच हारे थे, उसके बाद वो 2 मैचेस जीते, विच इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट। और अगर उस हिसाब से आप देखें तो हम लोगों को भी आइडियली तो ऐसी सिचुएशन में ही होना चाहिए। लेकिन ठीक है, बाबर वापस आ रहे हैं, होम ग्राउंड पे क्रिकेट है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेफिनेटली प्रेशर पाकिस्तान पे ज़रूर होगा साउथ अफ्रीका का, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ हिस्टोरिकली हम लोग इतना ज़्यादा टेस्ट मैचेस ख़ास तौर पे इतने हम जीते नहीं हैं। और जो सीरीज़ की अगर बात की जाए तो आज तक हम सिर्फ एक ही सीरीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका से जीत चुके हैं। वो भी जो है वो इंजमाम की कैप्टनसी में, अगर मुझे सही से याद है 2003-2004 सीज़न की बात है। उसके अलावा कोई टोटल 11 सीरीज़ हुई हैं जिसमें अब तक साउथ अफ्रीका ने हमें अच्छे तरीके से पिछाड़ा ही है, चाहे साउथ अफ्रीका यहाँ आके खेले। नए चीफ सेलेक्टर आए हैं मोहम्मद वसीम, उनका पहला इम्तिहान है। कैसी टीम सेलेक्ट किया आपके ख्याल में उन्होंने? देखिए, उनका क्राइटेरिया तो ओवरऑल जो है वो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। जो उन्होंने क्राइटेरिया था उसमें लोगों को लगा कि बहुत उन्होंने फेयर सिलेक्शन किया और बहुत उन्होंने मेरिट के ऊपर किया सब कुछ। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें मेरा ओपिनियन, तो मैं कुछ उनकी जो सिलेक्शन जो है उसके ऊपर मैं शायद इतना इत्तेफाक ना करूं, जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ ख़ास तौर पे अगर इमामुल हक को आप देखें। आप जानते हैं ज़ाती तौर पे मैं इमामुल हक का थोड़ा बैटिंग का उसका एडवोकेट हूँ इस मामले में, कि मुझे लगता है कि ही हैज़ पोटेंशियल टू बी अ गुड टेस्ट क्रिकेटर। तो मैं लेकिन वकार मेरे ख्याल से इमाम इंजर्ड नहीं है अभी भी, मेरे ख्याल से वो फुली रिकवर नहीं किया है। अच्छा, फिर अगर तो फिर ये वजह है तो फिर तो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से वो फुली रिकवर नहीं किया, क्योंकि आप ये देखें ना कि इमरान भट्ट को लाया गया। मेरा नहीं ख्याल इमाम से ऊपर उसको रेट किया जाता। इमाम इंजर्ड है अभी, वो अपनी इंजरी से पूरी तरह रिकवर नहीं किए। अच्छा, अगर तो फिर यही बात है तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं था पता। फिर आई टेक माई वर्ड्स बैक, क्योंकि मेरा ख्याल था कि इमाम हैज़ रिकवर्ड और उनको टीम में लेकिन नहीं लाया गया और उनको ड्रॉप कर दिया गया, जबकि न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ में ही वॉज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। बिल्कुल। तो खैर बहरहाल ओवरऑल टीम सिलेक्शन मोर और लेस आप कह सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन हुई है ये एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि मोहम्मद अब्बास तो इज़ अ बिग नो फॉर मी एज़ वेल। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया मोहम्मद अब्बास के करियर में कि अब वो कुछ डिफरेंट नहीं कर पा रहे और अगर बिल्कुल उनका वो बिल्कुल ही विकेटलेस जाते हैं वो। अब तो पहले तो फिर भी नई गेंद पे विकेट ले लेते थे, अब तो वो नई गेंद, अब नई बॉल पे भी वो विकेट नहीं ले पा रहे। वो बिल्कुल इस वजह से, क्योंकि अब टीमों ने ये देख लिया है कि मोहम्मद अब्बास का अगर इनिशियल स्पेल आप सरवाइव कर लें, जो कि सरवाइव करना जो है इतनी इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस होता है। अगर ये कोई अननेसेसरी रिस्क ना लें उसके शुरू के स्पेल में, और आपने खासतौर पे देखा भी होगा न्यूजीलैंड में वो ऑलमोस्ट 1 पर ओवर या उससे भी कम शुरू के स्पेल में उन्होंने स्कोर खाया। ताबिश ताबिश खान जो, जिस पे बड़ी मीडिया बात करता है, इसको खिलाते नहीं, इतना सीजन प्लेयर है, इतनी विकेट्स, इतना सब कुछ, उसके बारे में आप कैसे देख रहे हैं? उनकी एज भी ज्यादा थोड़ी, लेकिन
उनको अब मौका मिला जाके। मुझे एक तो ये नहीं समझ आती कि जब वो इतने टाइम से सर्किट में इतनी विकेट्स ले रहे थे, टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करते हैं तो उन्हें पहले मौका दे के देख लेते। अब अपनी कंडीशंस में उनको खिलाया क्योंकि अपनी कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखें, एक तो वही बात है कि अनफॉर्चुनेट है कि उनको इतना अरसा चांस नहीं मिला, और अब अगर उनको फाइनली एक चांस अगर मिल गया है तो आई होप कि वो जो है परफॉर्म कर सकें। मेरे बल्कि एक बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर उनकी इंसाइट बड़ी अच्छी है और वो बड़ा नज़र रखते हैं डोमेस्टिक के ऊपर। तो मैं उनसे भी इस बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि वो अपने आज से कुछ साल पहले ताबिश खान, तो उनकी थोड़ी पेस भी बेहतर थी और वो ज़्यादा अच्छे उस टाइम परफॉर्मेंसेस थी उनकी। तो लेकिन एनीवे बॉलर अच्छे हैं, बात वही है। आप अगर देख लें तो बाकी बॉलर्स भी जो अब्बास हैं या और दूसरे कुछ बॉलर्स थे या वहाबर आज़म, ये सारे भी बॉलर्स जो हैं ये इसी एज ब्रैकेट में ही हैं। तो अगर ताबिश खान को भी इस स्टेज पे जाके उनको चांस दे दिया है तो लेट्स सी क्या वो करते हैं, बट आई डाउट कि वो खेलें। वैसे वैसे मेरे ख्याल से वकार उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वो यहाँ पर परफॉर्म भी करते हैं अपने पाकिस्तान के ग्राउंड्स में। उनको अब पता है कि बॉल कैसे करना है, किस एरियाज पे करना है। तो मेरे ख्याल से उनके पास बेस्ट चांस भी है और यही मौका होता है अपने आप को मनवाने का। आप बड़ी टीम के खिलाफ मनवाएंगे तो आगे लॉन्ग टाइम भी खेल सकेंगे। देखिए, एज तो ज़रूर होता है अपने होम कंडीशंस में खेलने का, आपको एज ज़रूर होता है और वो सारी ज़िंदगी आप उन्हीं कंडीशन से आप फेमिलियर हैं, आप उसमें खेलते रहे हैं, तो एडवांटेज तो ज़रूर है। लेकिन वो कितना प्रेशर वो कोप कर सकते हैं और कितना उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल अब जो नए लॉज हैं ये कोविड की सिचुएशन की वजह से भी जो बॉल है उसको प्रिपेयर करना भी इतना आसान नहीं है रिवर्स स्विंग के लिए भी, क्योंकि आप प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर स्लाइवा, तो बॉल उस तरह से रिवर्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो नई बॉल से वो कितने इफेक्टिव हैं, पुरानी बॉल अगर इतना स्विंग नहीं होती तो वो लाइन एंड लेंथ उनकी कितना उनका कंट्रोल है, ये चीज़ें अभी देखने को सामने हमें मिलेंगी। लेकिन खैर वही बात है। अभी तो पहली बात तो ये है कि वो इनिशियल स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, यानी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं या नहीं होते, अभी तो खैर ये भी देखना बाकी। इस पे भी वकार मैं आपसे बात करूंगा। प्लेइंग 11 एक तो आपने अपनी प्लेइंग 11 बना के देनी है, एक मैं अपनी प्लेइंग 11 अभी इसी वीडियो में डाल दूंगा, एंड में व्यूअर्स देख सकेंगे हमारे। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था, ये मिसबाह उल हक का मेरे ख्याल से ये लास्ट इम्तिहान है इस सीरीज पे के बाद मेरे ख्याल से, क्योंकि बातें चल रही हैं काफी टाइम से कि मिसबाह की ये लास्ट सीरीज ही है। एंडी फ्लावर के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मिसबाह के लिए सीरीज में काफी इम्तिहान है अब, और हैवी होम ग्राउंड में अब कोई एक्सक्यूजेस तो देने नहीं चाहिए मिसबाह को। देखिए, मैं तो समझता हूँ मिसबाह के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इस वजह से कि ये साउथ अफ्रीका की टीम, आप अगर कंपेयर करें पुरानी साउथ अफ्रीका की टीम से के साथ जो कि पाकिस्तान में विजिट करती रही हैं या पाकिस्तान जाके उनके साथ खेलता रहा है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स होती थी और साउथ अफ्रीका वाज अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट। कभी साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान इतने ज़्यादा टक्कर दे नहीं सका। लेकिन आप अगर देखें कि ये जो टीम आ रही है इसमें वो भी अभी इस टाइम एक रीबिल्डिंग फेज़ में है और उनके यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी इतना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है, इतना वो एक्सपोज नहीं है, वो भी पाकिस्तान कंडीशंस के लिए। स्वाए डुप्लेसी के और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो पाकिस्तान आके क्रिकेट खेला हो, और डुप्लेसी भी आई थिंक वो कोई इंटरनेशनल 11 की तरफ से आए थे खेलने। वैसे एक बाकायदा साउथ अफ्रीका की तरफ से सीरीज उन्होंने भी आके नहीं खेली। तो लेकिन वैसे उनका थोड़ा सा फिर भी मोराल हाई होगा, वो भी एक सीरीज जीत के आ रहे हैं। बेशक जीत के आ रहे हैं, लेकिन आप होम कंडीशंस में आप जब जीत के आते हैं और जब आप जाके फॉरेन कंडीशंस में खेलते हैं उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है, और वो डिफरेंस ज़रूर जो है वो। और साउथ अफ्रीका ने कोई प्रैक्टिस गेम भी नहीं खेला, तो मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा साउथ अफ्रीका के लिए, और पाकिस्तान के लिए इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू बाउंस बैक, क्योंकि पाकिस्तान का आप देखेंगे अगर कि हसन अली वापस आए हैं, उन्होंने कम बैक किया है कायदे आज़म ट्रॉफी, काफी अच्छी फॉर्म में हो, उन्होंने बैटिंग के साथ भी बड़ा स्कोर किया है। लेकिन उनका प्राइमरी रोल तो एज ए बॉलर ही है, और उनके स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा है, वनडेज में भी अच्छा था। उनका एक बैड फॉर्म का फेज़ उनका आया, और मैं खुश हूँ इस बात पे कि एटलीस्ट वो डोमेस्टिक में वापस गए हैं, ना कि किसी और प्लेयर की तरह उन्होंने जाके जी मैनेजमेंट को गालियाँ दी और मैनेजमेंट को बुरा भला कहा और उन्होंने कहा जी अब मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलूँगा। ही वेंट बैक टू द डोमेस्टिक सर्किट, वहाँ जाके उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द सीरीज़ हुए, और अब वो वापस टीम में आए हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज रिटर्न।
मेरे ख्याल से कार अब सुबह काफी मुझे लग रहा है कि मजे की सीरीज होगी ये। टेस्ट मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होंगे, मजे के होंगे। अगर पिचेस, अब देखो पिचेस एक ऐसी बनाते हैं, मेरे ख्याल से पिचेस वैसे जैसे हमेशा बनती नहीं है पाकिस्तान में वैसी होगी, कोई हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ देखने को नहीं पिच पे, कोई एक्स्ट्रा घास नहीं देखने को मिलेगी। वही जो चलती आई है पिचेस मेरे ख्याल से वही होंगी। देखिए कराची में हमेशा हिस्टोरिकली पाकिस्तान का कराची में रिकॉर्ड अच्छा रहा है टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे। और अगर आप कराची में देखें तो हमेशा से ज़रा जो है, क्योंकि वहाँ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज दोनों फैक्टर्स काउंट करते हैं, तो वहाँ पे बॉल स्विंग खास तौर पे इवनिंग टाइम में उधर स्विंग का फैक्टर आता है। तो मैं समझता हूँ फास्ट बॉलिंग भी वहाँ इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के पाकिस्तान में पिचेस पे स्पिन बॉलिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आप किस प्लेइंग मतलब आप इस प्लेइंग लेवल में किस फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे पाकिस्तान के? देखिए हसन, दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। शाहीन तो चलो, शाहीन का तो कहना नहीं पड़ेगा, वो तो पक्के 11 में होंगे, प्लेइंग 11 में तो परफॉर्म करते आ रहे हैं। इनके अलावा क्योंकि नए एडिशंस हैं, तो उसके अलावा एक मेरे ख्याल से हसन अली भी 100% खेलेंगे, ये दो तो कंफर्म है। हसन अली को आप 100% आप सोच लें कि हसन और शाहीन तो लाजमी होंगे कंफर्म। अब आया इन्होंने ऑलराउंडर स्पिनर खिलाना है या इन्होंने फहीम अशरफ के साथ कंटिन्यू करना है, वो अब देखना होगा कि पाकिस्तान कल क्या करता है। थोड़ा सा वो ऑब्वियसली कंडीशंस को ख्याल से शायद ये नवाज के साथ जाए, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से शायद। वैसे फहीम, क्योंकि फहीम की भी बॉलिंग लाइन लेंथ अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है नवाज और यासिर शाह के साथ जाएंगे स्पिन में, और फवाद आलम भी हल्का फुल्का हेल्प कर देंगे। फास्ट बॉलिंग में मुझे यही लग रहा है कि शाहीन, हसन अली और एक कोई फास्ट बॉलर देखें, ताबिश, हारिस रऊफ में से किसको पिक करते हैं। और देखें ज़ाती तौर पे तो मैं तो इसी हक में हूँ कि फ़हीम अशरफ के साथ ही जाया जाए, क्योंकि फवाद आलम लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकते हैं, और अगर तो कंडीशंस ऐसी हो गई जहाँ पे अब अव्वल तो ऐसी कंडीशंस अगर हुई तो यासिर शाह अलोन इज इनफ कि वो उन कंडीशंस को मैक्सिमाइज कर सके। और यासिर शाह पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगर अब उन्होंने इधर भी परफॉर्म ना किया तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनकी आगे जगह है। देखिए यासिर शाह के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उसी तरह ही है जिस तरह मोहम्मद अब्बास पे क्वेश्चन मार्क था, लेकिन यासिर शाह का जो सबसे बड़ा जो डाउन साइड है वो ये है कि ही इज़ नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। तो उस वजह से जब वो कई कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे वो बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए या आप कह लें न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में चले गए, क्योंकि वो बॉल इतना ज़्यादा स्पिन नहीं करते, तो और उनकी हाइट भी छोटी है, उनको उस तरह से बाउंस नहीं मिलता, तो यासिर शाह जो है वो इन कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कंडीशंस में या यूएई की कंडीशंस में या जब इंग्लैंड में जाते हैं वहाँ जाकर परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह यही है कि उनको पिच से भी थोड़ी असिस्टेंस मिलती है, और स्पिनर हमेशा से पिच के ऊपर रिलाय ज़रूर करता है, अनलेस आप देखें कि जो द ग्रेट्स ऑफ द गेम मुरलीधरन या शेन वॉन जैसे बॉलर्स थे, वो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली क्योंकि दे वर बिग टर्नर्स ऑफ द बॉल एज वेल, वो बॉल काफ़ी ज़्यादा टर्न भी करते थे, तो वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं एडवांटेज ले जाते थे, और उनके जो है एनवायरनमेंट उनके इर्द गिर्द ऐसा था कि उन्होंने उन कंडीशंस में अपनी एक्सेल किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यासिर शाह जो है ही इज़ अ फाइटर, और मुझे लगता है कि ये कम बैक करेंगे इस सीरीज़ में, वो अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। और साउथ अफ्रीका हिस्टोरिकली लेग स्पिन बॉलिंग इतना अच्छा नहीं खेलती आई, और मुझे उम्मीद है कि ये साउथ अफ्रीकन जो बैटिंग है दे विल स्ट्रगल अगेंस्ट यासिर शाह। इंशाल्लाह देखें। अब कल व्यूअर्स के साथ दोबारा मिलेंगे पहले दिन के, जब मैच पहला डे फिनिश होगा, तो उसके ऊपर देखते हैं कल कैसा लगता है। ऐसे काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छी सीरीज होगी, और सीरीज जानदार सीरीज होगी वाली। आप क्या कहेंगे? उम्मीद तो यही है कि सीरीज़ अच्छी हो और अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिले, और अगर अच्छा कंपटीशन मिले रिगार्डलेस ऑफ द रिज़ल्ट, तो जाहिर है लोग इन्जॉय करते हैं। जिस तरह एग्जांपल अभी आपके सामने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है, कंपटीशन लेवल वहाँ पे बहुत हाई था, और जो दोनों टीम्स ने एक दूसरे को जो है वो बहुत ज़्यादा पुश किया। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर डेफिनेटली जो व्यूअर्स हैं दे डेफिनेटली इन्जॉय आउटकम चाहे जो भी हो। तो मुझे भी उम्मीद है कि कंपटीशन अच्छा होगा दोनों टीम्स में, दोनों एक रीबिल्डिंग फेज़ में हैं, यंगस्टर्स हैं दोनों टीम्स में, तो लेट्स सी क्या होता है। फिर कल मिलते हैं अपने व्यूअर्स के साथ दोबारा। आपके साथ भी दोबारा कल मिलेंगे इंशाल्लाह दुबई से, और अपने व्यूअर्स के साथ भी कल मिलेंगे। तो व्यूअर्स कल मिलते हैं फिर आपके साथ, और मैच देखें और एंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।